हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफाई इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स। और इन्वेस्टमेंट मटेरियल हम तीन तरह के पढ़ते हैं और इस वीडियो में हम डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल। और फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट को हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो देखो, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स। सबसे पहला है जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर कास्टिंग गोल्ड एलॉयज। जब हमको गोल्ड से कोई रेस्टोरेशन बनाना है, इनले, ऑनले, क्राउन, तब हम कौन से इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हैं? जिप्सम बॉन्डेड। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये विद स्टैंड कर सकता है अप टू 700 डिग्री सेल्सियस तक। क्योंकि इन्वेस्टमेंट को दोस्तों ज़्यादा टेम्परेचर जो विद स्टैंड कर सके उसको हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसमें मोल्टन एलॉय डालेंगे तो हमको एक ऐसा सराउंडिंग में मीडियम चाहिए जो हाइयर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। इसके बाद है फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट। इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किससे बना रहे हो, कास्टिंग किससे कर रहे हो? यूज्ड फॉर मेटल, सिरामिक एंड कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज। ये भी विद स्टैंड कर सकता है हाइयर टेम्परेचर को। इसके बाद इथाइल सिलिकेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट। ये दोस्तों ये अल्टरनेटिव है फॉस्फेट बॉन्डेड का। ये भी विद स्टैंड कर सकता है हाइयर टेम्परेचर, पर ये यूज़ होता है किसके लिए? फॉर बेस मेटल एलॉय पार्शल डेंचर। तो दोस्तों आप देख सकते हो तीनों ही विद स्टैंड कर सकते हैं हाइयर टेम्परेचर। तो फिर अलग अलग इनका फंक्शन क्यों हो गया? ये गोल्ड एलॉयज़ के लिए है पहला वाला, दूसरा वाला मेटल सिरामिक कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ के लिए, और तीसरा वाला बेस मेटल एलॉय पार्शियल डेंचर्स के लिए। क्योंकि दोस्तों जो इनमें कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इनका जो मेटल जिससे ये बनाएंगे अपना कास्टिंग वो बदल जाता है। ठीक है। अब देखो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंटेन सिलिका एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल। अब रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो रिस्पॉन्सिबल हो विद स्टैंड करने के लिए हायर टेम्परेचर। तो तीनों में वो कौन है? सिलिका। ठीक है। बट डिफर इन बाइंडर यानी कि जो पूरे इन्वेस्टमेंट को जोड़ के रखे, स्टिक करके रखे, एक दूसरे से चिपका के रखे, उसको हम बोलते हैं बाइंडर। तो तीनों में बाइंडर अलग अलग होता है, लेकिन रिफ्रैक्टरी मटेरियल सेम होता है जो कि है सिलिका। अब हम देखेंगे जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल को डिटेल में। तो इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्या है एडीए स्पेसिफिकेशन नंबर के? तो वो है 2। ये तीन टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो जो टाइप 1 है वो किसके लिए होता है? अगर हमें रेस्टोरेशन बनाना है इनलेस के लिए, क्राउन बनाना है, और इसमें जो एक्सपेंशन होता है वो होता है बाय थर्मल एक्सपेंशन। दोस्तों यहाँ पे देखो, पहले मैं इसके मतलब समझाता हूँ आपको। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया काफ़ी अच्छे से कि जब इन्वेस्टमेंट को जब हम रखते हैं, हीट करते हैं उसको, और उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल होता है उसका एक्सपेंशन होता है ना, जिसके थ्रू क्या होता है, जो अंदर मोल्ड स्पेस होता है उसका भी एक्सपेंशन होता है। अब जैसे मान लो हमको चाहिए रेस्टोरेशन इतना, इस साइज़ का चाहिए, ठीक है, अंदर जो मोल्ड स्पेस बना वो भी इतना ही बना। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब मोल्टन एलॉय जब सॉलिडिफाई होता है तो उसका क्या होता है? श्रिंकेज। अब अगर हम मोल्ड स्पेस भी इसी साइज का रखेंगे तो क्या होगा? जो हमारा रेस्टोरेशन बनेगा वो श्रिंकेज होने के बाद छोटा बनेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए हम मोल्ड स्पेस चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा बने। अब वो बड़ा कैसे बनेगा? अगर उसके सराउंडिंग का जो मीडियम होगा अगर वो खुद एक्सपेंड कर जाए तो मोल्ड स्पेस भी थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर जाएगा। अब एक्सपेंड वाले में जब हम मोल्टन एलॉय डालेंगे और जब वो श्रिंकेज करेगा तब वो कैसा बन जाएगा? इस साइज़ का बन जाएगा। ठीक है। तो अब जब वो एक्सपेंड कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है ना? थर्मली कर रहा है या फिर हाइग्रोस्कोपिकली कर रहा है? थर्मली यानी कि हीट से कर रहा है, हाइग्रोस्कोपिक यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करके कर रहा है। ठीक है। तो वही है जो टाइप 1 है, वो कैसे एक्सपेंड कर रहा है? बाय थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि जो श्रिंकेज है मोल्टन एलॉय का, ये कैसे कंपेंसेट कर रहा है? ये एक्सपेंड करके थर्मल एक्सपेंशन से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कैसे बनता है अगर हम एमसीक्यू देखें तो ऐसा होता है कि जब मोल्टन एलॉय श्रिंकेज होगा तो इसने कैसे कंपेंसेट किया? टाइप 1 जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल ने, तो हमें लिखना है बाय एक्सपेंशन बाय थर्मल एक्सपेंशन। टाइप 2 फॉर इनलेस
एंड क्राउन। और ये कैसे कंपेंसेट करता है उसके कॉन्ट्रैक्शन को? एक्सपेंशन बाय हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, यानी कि ये हाइग्रोस्कोपिकली एक्सपेंड कर जाता है, जिसकी वजह से जो मोल्ड स्पेस होता है थोड़ा सा वो भी एक्सपेंड हो जाता है। और जब मोल्टन एलॉय सॉलिडिफाई होकर श्रिंकेज होता है तब वो उसी साइज का बनता है जितना हमको चाहिए होता है। टाइप 3 फॉर पार्शियल डेंचर विद गोल्ड एलॉयज। जब हमको पार्शियल डेंचर बनाना हो गोल्ड एलॉय से तब हम क्या यूज़ करते हैं? टाइप 3। इसके कंपोजिशन की बात करें तो सिलिका जो कि रिफ्रैक्टरी था 60 to 65% होता है। अल्फा हेमीहाइड्रेट जिसे हम क्या बोलते हैं? डेंटल स्टोन, ये बाइंडर की तरह काम करता है 30 to 35%। और केमिकल मॉडिफायर्स कुछ डाले जाते हैं जो कि अप्रॉक्स होते हैं 5%। अब अगर हम फंक्शन देखें ईच कॉन्स्टिट्यूएंट का तो सबसे पहले देखो जिप्सम, इसे हम और क्या बोलते हैं? अल्फा हेमीहाइड्रेट। ये एक्ट करता है एज अ बाइंडर, स्ट्रेंथ देता है मोल्ड को, कॉज करता है सेटिंग एक्सपेंशन, जब सेटिंग होगी उसकी तो वो एक्सपेंड करे। वो कौन कॉज कर रहा है? जिप्सम। एट 700 डिग्री सेल्सियस जिप्सम श्रिंक कर जाता है ड्यू टू सल्फर के कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। और अबव 700 डिग्री सेल्सियस इट कॉजेज कॉन्टामिनेशन ऑफ कास्टिंग। दोस्तों देखो होता क्या है, ऐसा बोला जाता है कि 700 डिग्री सेल्सियस तक ही करो, अगर आप ओवर हीटिंग करोगे तो क्या होगा? डिफेक्ट्स आएंगे। वो आते इसलिए हैं क्योंकि जब हम 700 डिग्री सेल्सियस से आगे जाते हैं तब जो सल्फर के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड वो रिलीज हो जाता है। और वो जैसे ही रिलीज होता है जिप्सम तेजी से श्रिंक करता है। जबकि 700 डिग्री सेल्सियस से जब कम टेम्परेचर था या फिर 700 तक था तब क्या हो रहा था? एक्सपेंड हो रहा था इन्वेस्टमेंट मटेरियल। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 700 डिग्री से आगे बढ़ा तब क्या हुआ? SO2 रिलीज हो गया और जैसे ही रिलीज हुआ तो एकदम से श्रिंकेज होने लग गया। और अब क्या हुआ? क्योंकि सल्फर के कंपाउंड्स तो रिलीज हो गए, अब वो मिक्स हो जाएंगे गोल्ड एलॉय में, तो इसलिए लिखा हुआ है अबव 700 डिग्री सेल्सियस इट कॉजेज कॉन्टामिनेशन ऑफ कास्टिंग। ठीक है, तो ये आपको दो लाइन समझ में आई अच्छे से। अब सिलिका देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। तो दोस्तों ये किस किस तरीके से हो सकता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसे कि क्वार्ट्स में, क्रिस्टोबेलाइट में। ठीक है, अब एक्ट करता है एज रिफ्रैक्टरी ड्यूरिंग हीटिंग। रिफ्रैक्टरी का मतलब मैंने आपको बताया, ये कॉज करता है थर्मल एक्सपेंशन, प्रिवेंट करता है श्रिंकेज ऑफ मोल्ड ऑन हीटिंग। देखो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं सिलिका के जैसे कि क्वार्ट्स, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइटाइमाइट, फ्यूज्ड क्वार्ट्स। बेस्ड ऑन टाइप कॉल्ड क्वार्ट्स या फिर क्रिस्टोबेलाइट इन्वेस्टमेंट, यानी कि टाइप जिस तरह का होगा तो उस तरीके से इसका नाम दिया जाएगा। बस ये सारे के सारे क्या हैं? सिलिका के एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इसके बाद है मॉडिफायर्स। अब कुछ मॉडिफायर्स भी मिलाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट देखें तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, कुछ मॉडिफाइंग केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो कुछ कलरिंग मैटर। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? प्रिवेंट करेंगे ऑक्सीडेशन, एग्जाम्पल कार्बन, कॉपर पाउडर। मॉडिफाइंग केमिकल्स क्या करेंगे? ये कंट्रोल करते हैं एक्सपेंशन को, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंशन भी तो नहीं होना चाहिए ना, जितना होना चाहिए उतना ही हो, उसके लिए हम मॉडिफाइंग केमिकल्स ऐड करते हैं। तो ये कंट्रोल करते हैं एक्सपेंशन, सेटिंग टाइम को कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट श्रिंकेज एबव 300 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि 700 डिग्री सेल्सियस के बाद जिप्सम श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है SO2 रिलीज होने की वजह से। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि 300 डिग्री सेल्सियस के बाद भी ये प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को? कि दोस्तों होता क्या है, 700 डिग्री सेल्सियस के बाद जिप्सम का डिकम्पोजिशन होने लग जाता है सल्फर कंपाउंड्स रिलीज होने की वजह से। लेकिन जो ये प्रोसेस है ये ग्रेजुअल होता है, ऐसा नहीं कि 700 डिग्री हुआ अब एकदम से SO2 रिलीज होने लग गया। जब 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचता है तभी जिप्सम का जो डिकम्पोजिशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी ग्रेजुअल होता है। तो 300 से 700 डिग्री सेल्सियस तक वो नेग्लिजिबल रहता है, और वो नेग्लिजिबल से भी कम रहे यानी कि नेग्लिजिबल ही रहे उसके लिए हम क्या करते हैं? मॉडिफाइंग केमिकल्स को ऐड करते हैं। और वो उनके एग्जांपल्स हैं बोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। उसके बाद कलरिंग मैटर मिलाए जाते हैं, तो वो किसके लिए होते हैं? फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से मॉडिफायर्स होते हैं तो तीन हैं: रिड्यूसिंग एजेंट्स, मॉडिफाइंग केमिकल्स और कलरिंग मैटर। तो दोस्तों ये हुआ पूरा का पूरा
अब देखो अगला क्या है, अब हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट मटेरियल की आइडल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और डिटेल में देखेंगे फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट को अगली वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।